हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल रिवील जी के। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 का फिफ्थ चैप्टर करेंगे। वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। इससे पहले हमने अब तक क्लास 6, 7 और क्लास 8 के चारों चैप्टर कवर कर लिए हैं और उनकी वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दी है। अगर अब तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप वो जाके देख सकते हो ताकि आपका बेसिक है वो क्लियर हो जाए और आने वाले जो टॉपिक्स है उसमें आपको ज़्यादा डिफिकल्टी फील ना हो। और साथ में हमारे जो एनसीईआरटी सीरीज मतलब एक इकोनॉमिक्स की और साइंस की भी चल रही है। अगर आप साइंस और इकोनॉमिक्स भी प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप वो भी जाके देख सकते हो। उसमें हमने पीवाईक्यूज भी अच्छे से करवाए हैं ताकि आपको जो हमारे मतलब कोई भी तरह के क्वेश्चन है जो आ चुके हो या आ सकते हो वो सारी भी आपको क्लियर हो जाएगी किस तरीके से सॉल्व करनी है। तो फिर हम शुरू करते हैं जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हमारी जो पहली लाइन दे रखी है उसी का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, पीपल्स आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। तो जो भी मान लो हमारे एक नेशन के अंदर रिसोर्सेज होते हैं तो वो तभी एक रिसोर्स कहलाएंगे जब उसे ह्यूमंस यूज कर पाएंगे। अगर ह्यूमन यूज नहीं कर पाएंगे तो वो रिसोर्स मतलब कहलाएंगे ही नहीं। तो इसीलिए क्या है जो हमारे मतलब पॉपुलेशन है या पीपल है वो क्या है एक नेशन का सबसे बड़ा रिसोर्स होता है। क्योंकि अगर इंसान नहीं होंगे तो वो नेशन कुछ भी नहीं होगा, मतलब वो नेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस वजह से। फिर यहाँ पे जो इंसान है वही किसी चीज की वैल्यू बनाता है, कैसे उसकी डिमांड की वजह से या उसकी एबिलिटी को यूज करने की वजह से। तभी वो क्या बोलते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को रिसोर्स में बनाता है। फिर ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स। हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर द रिक्वायरमेंट्स। तो जो क्या बोलते हैं हमारे ह्यूमंस ही हैं वो भी एक रिसोर्स को मतलब डेवलप करते हैं, किसी एक आइटम को डेवलप करते हैं जिसे हम रिसोर्स कहते हैं। फिर आगे यहाँ पे दे रखा है एक हमारी स्कीम थी पीएमकेवाई मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो 2015 में स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या करना था 2016 से 2020 जो हमारा टाइम है इसके बीच में 1 करोड़ यूथ को मतलब इस तरीके से ट्रेन करना था एप्टीट्यूड में या जो कुछ अलग अलग तरीके की स्किल्स में कि वो वर्क कर पाए हमारी अलग अलग इंडस्ट्रीज में। तो ये आपको याद रखना है वो क्या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवाई। और ये कब स्टार्ट हुई थी 2015 में। फिर हम आगे चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली नहीं है हर जगह। क्योंकि जैसे आप देख सकते हो अगर मान लो आप रशिया में जाओगे तो रशिया का लैंड एरिया बहुत बड़ा है पर उनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम है। उसी तरीके से अब आप किसी डेजर्टेड एरिया में जाओगे तो वहां पे पॉपुलेशन ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होती है। तो जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होते हैं हमारे, चाहे कोल्ड हो चाहे हॉट हो, वहां पे लोग रहना प्रेफर नहीं करते। फिर दूसरा होता है हमारा, अगर हिली माउंटेन एरियाज में देखो या प्लेन में देखो, तो अगर एरियाज मान लो आपके बहुत ज्यादा ऐसे होंगे प्लेनर एरिया होगा तो वहां पे ज्यादा लोग रहना प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू जो हमारे माउंटेन्स होंगे उन सब में। तो यहाँ पे दे रखा है द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सर्फेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे इसे और भी दे रखा है कि 90% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 30% एरिया में रहती है। फिर जो ये पूरा चार्ट है इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि आपका अगर मान लो 100 लोग हैं तो उसमें सिर्फ एक इंसान आपका ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन से होगा। 5 लोग होंगे आपके नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन से, 8 लोग होंगे सेंट्रल अमेरिका या साउथ अमेरिका वाले रीजन से, फिर 13 लोग होंगे हमारे अफ्रीका से, 12 होंगे यूरोप से, और जो मेजर पार्ट है वो हमारा एशिया, क्योंकि एशिया में जो दो मेजर पॉपुलेटेड कंट्रीज है हमारे इंडिया हो गया और चाइना हो गया, ये यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। बाकी और भी पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज है, इनकी वजह से हमारे पूरा एशिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। तो वो पूरी 61% कंप्राइज होता है। फिर अगला है मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो अगर हम सिंपली मान लो जो हमारे अर्थ को अगर देखते हैं तो उसमें ये होता है, अगर हम इक्वेटर पे डिवाइड करें तो क्या होता है, जो हमारा मान लो साउथ अमेरिका वाला रीजन है वो उसके भी कुछ पार्ट हमारे नॉर्थ में आता है। तो सिर्फ ऐसा इकलौता जो हमारा अफ्रीका होता है उसका भी थोड़ा पार्ट आता है हमारे नॉर्थ में। तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा रीजन है हैबिटेबल जहाँ पे जो पूरी के पूरा कॉन्टिनेंट नॉर्थ क्या कहते हैं साउथ में आ रहा है। क्योंकि दूसरा तो अंटार्कटिका है पर अंटार्कटिका हैबिटेबल नहीं है। तो आप देख सकते हो जो हमारे मेजर कॉन्टिनेंट्स है वो आते हैं कहाँ पे, वो आते हैं हमारे नॉर्थ में। हमारा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, पार्ट ऑफ अफ्रीका, फिर पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ये सब आ जाता है नॉर्थ में। जैसे जो नॉर्थ है वो ज्यादा हैबिटेबल है। फिर 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। तो यहाँ पे बता रखा है कि जो 50% पॉपुलेशन 60% पॉपुलेशन 60% मतलब अगर आज है ऑलमोस्ट 800 करोड़ मतलब 8 बिलियन तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 6 48, तो 4.8 कहाँ पे होंगे, 4.8 है इन सारी कंट्रीज में। तो उसमें कौन कौन सी, जैसे हमारा 1.4 हो गया हमारा क्या बोलते हैं चाइना में, 1.4 हो गया इंडिया में, तो ये तो बहुत पुराना डेटा है। तो यहाँ पे 1.4 हो गया यहाँ पे। फिर यूएस में भी ऑलमोस्ट कुछ 3,000 मतलब ऐसे कर सकते हो 3,300 या 330 मिलियन के आसपास कुछ लोग हैं। उसी तरीके से थोड़े से कम इंडोनेशिया में है और कुछ ऐसे ब्राजील में भी है। तो ये जो हमारी मेजर कंट्रीज है वो कौन कौन सी है, चाइना, इंडिया, यूएस, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरेशन और जापान। ये सब हमारी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे एशिया में है, एशिया की हो गई हमारी एक पहली चाइना,
दूसरी इंडिया, तीसरी इंडोनेशिया, फोर्थ पाकिस्तान, फिफ्थ बांग्लादेश और मतलब सिक्स्थ जापान पूरी, फिर हो गया एक रशिया भी, मतलब कुछ हद तक हमारा एशिया में भी आता है। फिर अगर हम अफ्रीका में देखें, अफ्रीका में सिर्फ एक है हमारा नाइजीरिया। अगर हम साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में देखें तो एक है हमारा ब्राजील। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में देखें तो यूएसए। तो आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इसमें हमारा एक भी जो ओशनिया वाला रीजन है उससे एक भी नेशन नहीं है। फिर हम आगे जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अब यहाँ पे जो बेसिक होता है, मान लो 1/1 जो होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर, तो 1/1 किलोमीटर में जो भी लोग रह रहे होते हैं कि इस पूरे एरिया में जितने भी लोग हैं, वो होता है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितना है, वो है 51% का, कि इस पूरे एरिया में 51 लोग रह रहे हैं, पूरे अर्थ का है ये एवरेज। पर बहुत सी जगह पे ज्यादा भी रहते हैं, बहुत सी जगह पे कुछ कम भी रहते हैं। तो एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382। तो जैसे जो वर्ल्ड की है वो है 51%, पर इंडिया की अकेले ही है कितनी, 382। तो आप देख सकते हो इंडिया एक मतलब अच्छा खासा डेंसली पॉपुलेटेड जो हमारा नेशन है। फिर आगे देखते हैं, अगर इसी में हम जैसे मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड नेशन में देखें, तो वहाँ पे हमारा मतलब ये आ जाता है बहुत जगह। बांग्लादेश आ सकता है हमारा, जापान है, साउथ कोरिया है, तो ये सब। फिर अगर हम बहुत ऐसा देखें कि बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड, तो उसमें हमारा रशिया आ जाता है, क्योंकि रीजन बहुत ज्यादा बड़ा है और लोग बहुत कम है। उसी तरीके से कनाडा भी आ जाता है। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल थे। फिर हम आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन अब अलग अलग जगह पे रहती क्यों है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह हर कंट्री के पास सेम सेम पॉपुलेशन है, सेम चीजें हैं, नहीं। पर ये अलग अलग है, तो अलग अलग डिपेंड किस पे करते हैं हम वो देखते हैं। सबसे पहला है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब जगह जगह की हमारी कैसी है, मतलब वहां पे हमारा क्या हालत है, प्लेन एरिया है, प्लेटोज है, हिली माउंटेन्स है, डेजर्ट्स है, क्या है वहाँ पे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हो, जो गंगा प्लेन है हमारा, वो बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। पर सिमिलरली अगर हम जाएंगे अपने मतलब थार डेजर्ट के आसपास या राजस्थान की जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं। उसी तरीके से अगर हिली माउंटेन्स में जाएंगे, हिमालयस वाले रीजन में, वहाँ पे तो कोई भी नहीं रहता। तो इस तरीके से जो हमारी टोपोग्राफी है वो इम्पैक्ट करती है। फिर अगला है क्लाइमेट। अब जो बेसिकली हम लोग जो सर्वाइव करते हैं वो ऐसे मॉडरेट क्लाइमेट में करते हैं, ना जो हमारा बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड हो, ना एक्सट्रीम हॉट हो। तो जो ऐसे रीजन है हमारे पोलर रीजन हो गए या डेजर्टेड रीजन हो गए, यहाँ पे भी कोई भी नहीं रहता। फिर अगला है सॉइल, कि सॉइल कैसा है। अगर सॉइल मान लो फर्टाइल होगा, तो आपके पास क्या, मान लो फूड अवेलेबल हो जाएगा, तो वहां पे रहना सर्वाइव करना बहुत ईजी होगा। पर अगर आपका सॉइल एरेबल नहीं होगा, मतलब वहां पे आप कोई भी चीज उगा नहीं सकते, तो वहां पे आपको फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, मतलब फूड की शॉर्टेज रहेगी, स्कैरसिटी होगी और आप रह नहीं पाओगे वहां पे। तो ये भी एक जो सॉइल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। फिर अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब जहाँ पे आपको मतलब वाटर अवेलेबल होगा, तो आप बहुत अलग अलग एक्टिविटीज कर पाओगे। जैसे पानी पीने के लिए तो काम आता ही है, पर हमारी जो डेली लाइफ है उसमें अलग अलग जगह से कुछ प्रोडक्शन के लिए, हमारे मान लो इरिगेशन के लिए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो अलग अलग जगह पे पानी यूज होता है। तो अगर पानी अवेलेबल होगा तो वहाँ पे लाइफ सस्टेन करना इजीली होगा थोड़ा। फिर अगला अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। तो जो मिनरल्स है उसके आसपास भी बहुत जगह लोग जाके बस जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एज एन एग्जांपल, जो डायमंड माइंस है साउथ अफ्रीका में, उसके आसपास बहुत से लोग रहने लगे, क्योंकि जो डायमंड की वैल्यू है वो सबको पता थी। उसके बाद वहां पे जैसे जैसे लोग आते गए, तो वहीं पे क्या कहते हैं, रहना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें एक तरीके से जॉब मिल गई, एम्प्लॉयमेंट मिल गई इस वजह से। फिर जो अगला हमारा फैक्टर है वो है सोशल कल्चरल इकोनॉमिक। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने एक ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देखे, वो क्या थे, टोपोग्राफी था, दूसरा क्लाइमेट, तीसरा सॉइल, फिर वाटर, फिर मिनरल्स। अब हम जाते हैं जो हमारे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है वो। तो सबसे पहले सोशल फैक्टर यहाँ पे क्या दे रखा है, एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। तो जिस जगह पे आपको अच्छी फैसिलिटीज मिल रही होंगी, ज्यादातर वहीं पे आप मतलब रहना प्रेफर करोगे। अब अगर हम जैसे देखते हैं, इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जैसे जो हमारे माइग्रेंट्स होते हैं, इमिग्रेशन हो रहा है, कि अब जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, जो अपने से एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत हाई इनकम कमा सकते हैं, तो वो प्रेफर कर रहे हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे जाना, क्योंकि वहाँ की जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो थोड़ी अच्छी है हमारे क्या हालत है एज नेशन से। मतलब इंडिया भी डेवलपिंग फैक्टर में है, पर जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज है वो डेवलप हो चुकी है, तो उनकी फैसिलिटीज थोड़ी अच्छी है। इस वजह से लोग इमिग्रेट करना पसंद करते हैं। उसी में अगर हम इंडिया के अंदर का एग्जांपल देखें, तो जैसे पुणे हो गया। पुणे एक डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है, और उसके जो मतलब थोड़ा बाहर जाओगे, अब जो विलेजेस होते हैं वहां उतने डेंसली पॉपुलेटेड नहीं होते, क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज कम हो जाती है। फिर दूसरा हमारा कल्चरल। अब कल्चरल मतलब मान लो आपकी कोई ऐसी जो भी रिलीजियस्टिक हेरिटेज साइट है, तो वहां पे आप उसके आसपास रहने प्रेफर करोगे। जैसे अगर हम मानते हैं हमारी जो वैष्णो देवी है, मतलब अगर हम जाते हैं जम्मू में, तो वहाँ पे वैष्णो देवी है, तो उसके आसपास वाला जो रीजन है वहाँ पे बहुत पॉपुलेशन रहती है, मतलब बाहर से आके वहाँ पे रहना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट फैक्टर भी दिखा उन्हें, और वहाँ पे एक रियलिस्टिक इतनी इंपॉर्टेंट साइट है इस वजह से।
तो यहाँ पे और भी एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे वाराणसी हो गया हमारा, वाराणसी सिटी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। फिर जेरूसलम जो हमारा इज़राइल पैलेस्टीन बॉर्डर है ये, फिर हमारा वेटिकन सिटी जो इटली के अंदर आता है वो। फिर हमारा जो तीसरा फैक्टर है वो है इकोनॉमिक फैक्टर। तो इसमें क्या है कि इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। तो तीसरा क्या है कि अगर जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगी लोग वहाँ पे रहना प्रेफर करेंगे। जैसे अब लोग मान लो बैंगलोर शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि उन्हें वहाँ अच्छी जॉब मिल रही है। इसी तरीके से अगर आपको मान लो जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो जाते हैं बाहर क्योंकि वहाँ पे अच्छी जॉब मिल रही है। पर अगर आपके जॉब ही नहीं होगी और जॉब आपकी लोकेशन पे नहीं मिल रही होगी तो आपको मजबूरी होगी कि आपको किसी और जगह मूव करना पड़ेगा। तो उसके कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। वो हमारा क्या ओसाका इन जापान, जापान में ओसाका एक सिटी है वहाँ पे। फिर दूसरा है मुंबई इन इंडिया, तो मुंबई हमारा वैसे भी फाइनेंशियल हब है, तो वहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा होती थी। तो इस वजह से जो लोग हैं वहाँ पे जाना शुरू कर दिया था लोगों ने। तो ये 2 हमारी एक बड़ी सिटीज़ है जो इकोनॉमिक फैक्टर है जिनकी वजह से। फिर हम आगे चलते हैं, आगे हमारा पॉपुलेशन चेंज कि मान लो एक जगह पे पहले कुछ लोग रह रहे थे। मान लो यहाँ पे जो 100 लोग रह रहे थे, अब इस टाइम पे मान लो वहाँ पे या तो 50 रहने लग गए या वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई, अब 1000 रहने लग गए। तो ये क्या होता है? ये होता है हमारा पॉपुलेशन चेंज। तो उसी के बारे में हम देखते हैं। द पॉपुलेशन चेंज रिफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज नॉट बीन स्टेबल, इट हैज इंक्रीज। तो एक जगह पे पॉपुलेशन या तो बढ़ी है या कम हुई है, स्टेबल नहीं रही है। और जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो सिर्फ इंक्रीज ही हुई है मतलब पिछले कुछ सालों में, मतलब पिछले कुछ सेंचुरीज में भी आप कह सकते हो। तो दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। तो इनका एक मेन रीजन क्या है? वो है हमारा कि कितने लोग बर्थ ले रहे हैं और कितने लोगों की डेथ हो रही है। तो इस वजह से जो हमारे वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो भी बढ़ रहा है और एक जगह की जो स्पेसिफिक पॉपुलेशन है वो भी चेंज हो रही है। जैसे अब हम अगर यहाँ पे देखें कि 1804 में क्या हुआ था कि हम जो मतलब पॉपुलेशन थी हमारी 1 बिलियन रीच करी थी 1804 में। उसके बाद जो 3 बिलियन था वो टारगेट हुआ 1959 में। मतलब आप देख सकते हो 155 ईयर्स लग गए थे 2 बिलियन ऐड होने में। फिर उसके बाद अगले जो 3 बिलियंस थे वो 1999 मतलब सिर्फ 3 बिलियन अगले 40 इयर्स में ऐड हो गए, अगले 40 इयर्स में। उसके बाद तो अगले सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हो 23 या 24 इयर्स ही हुए हैं। तब तक आपकी जो अगले 2 बिलियन है वो भी ऐड हो चुके हैं क्योंकि आज जो क्या कहते हैं पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, पूरे अर्थ की वो है 8 बिलियन। फिर यहाँ पे कुछ और चीजें देखते हैं। द बर्थ आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट। अब बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट होता है द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल। की मान लो एक लोकेशन है, इस लोकेशन में 1000 लोग रह रहे हैं। तो अब इस लोकेशन में और नए बर्थ कितने हुए? कि मान लो नए बर्थ 23 हुए, 30 हुए। तो जितने नए बर्थ हुए वो होता था यहाँ का जो हमारा बर्थ रेट है वो। तो अगर हम पूरे क्या बोलते हैं उसी तरीके से अलग अलग लोकेशन का बर्थ रेट अलग अलग हो सकता है, अलग अलग कंट्री का बर्थ रेट अलग अलग हो सकता है। और पूरे अर्थ का एक कुछ फिक्स बर्थ रेट हो जाएगा जैसे हम अगर पूरा एवरेज निकालते हैं तो। अब इसी तरीके से जो हमारा दूसरा टर्म है वो है डेथ रेट। तो डेथ डेथ रेट भी बिल्कुल इसी की तरह होता है डेथ रेट। कि यहाँ पे मान लो 1000 लोग रह रहे हैं, तो अब 1000 में से कितने लोगों की डेथ हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम में, मतलब ये एक हम एक साल में लेते हैं कि एक साल में जो हमारा बेसिक पीरियड है उसमें कितनी डेथ्स हो रही है, कितने न्यू लाइफ बर्थ हो रही है उस हिसाब से। फिर जो हमारा एक तीसरा और इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब कि मान लो दो हमारे पास जगह है। अब इस जगह में 100 लोग थे और दूसरी जगह में 200 लोग थे। अब ये एक बड़ी सिटी बन गई, यहाँ पे आपको जॉब है, सब कुछ यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, अलग-अलग फैसिलिटीज़ मिल रही है, पर ये एक विलेज है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। तो यहाँ से जो लोग हैं, वो यहाँ पे जाना शुरू कर देंगे। मान लो 50 लोग चले गए, तो यहाँ कितने बचे? यहाँ पे सिर्फ 50 बचे और यहाँ पे 250 हो गए। तो ये भी क्या हो रहा है? ये एक पॉपुलेशन चेंज हो रहा है इस जगह का। फिर द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। तो नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है कंट्री का? द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट, अब जो बर्थ रेट हो रहा है और जो डेथ रेट है उसका जो डिफरेंस है वो है हमारा नेचुरल ग्रोथ रेट। फिर यहाँ पे जो एक तरीके का हमारे क्या बोलते हैं डेटा दे रखा है कि 500 बीसी मतलब 500 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट क्या है कि सिर्फ 100 मिलियन लोग थे। फिर जब हमारा जीरो आया मतलब 180 से 180 के आसपास की बात है तब 170 मिलियन हुए। उसके बाद आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन इंक्रीज होती रही इस तरीके से। फिर हम आगे देखते हैं। आगे हमारा जो टर्म है माइग्रेशन उसके बारे में हम देखते हैं कि माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। तो माइग्रेशन जैसे एक जगह से हम दूसरी जगह जब मूव करते हैं तो एक जगह पे पॉपुलेशन कम हो जाती है, दूसरी जगह पे पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। तो अब ये मूवमेंट एक कंट्री के अंदर अंदर भी हो सकती है कि मान लो एक रूरल एरिया के जो मान लो छोटा सा विलेज है उससे हम किसी एक मेजर सिटी में जा रहे हैं या किसी एक छोटी सिटी से हम बड़ी सिटी में जा रहे हैं, तो ये हो गया हमारे एक मतलब कंट्री के अंदर। फिर दूसरा हो गया मान लो डेवलपिंग या एक तरीके से हमारी अनडेवलप्ड नेशन है जैसे हमारे अफ्रीकन कंट्री हो गए, वहां से हम जा रहे हैं किसी डेवलप कंट्री, यूरोपियन कंट्री या फिर हमारे जो अमेरिकन कंट्रीज है वहां पे। तो ये भी एक तरीके होता है हमारा माइग्रेशन। अब माइग्रेशन के 2 टर्म्स होते हैं, ये दोनों टर्म आपको याद रखने हैं, एक है हमारा एमिग्रेंट्स, एक है इमिग्रेंट्स।
तो एक में आप देख सकते हो ई है, एक में आई है। इनका दोनों का जो मीनिंग है वो अलग-अलग होता है। तो एमिग्रेंट्स होते हैं, वो लोग जो एक कंट्री को छोड़ रहे हो। अब मान लो एक कंट्री है, जब वो कंट्री को छोड़ते हैं तब वो उस कंट्री के लिए क्या हो जाते हैं? वो जाते हैं उस कंट्री के लिए एमिग्रेंट्स। पर अब अगर मान लो वो दूसरी कंट्री में जब दूसरी कंट्री एंटर करते हैं, तो वो उस कंट्री के लिए क्या हो जाते हैं? वो जाते हैं इमिग्रेंट्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे सीडीएस में भी आए हुए हैं कि एमिग्रेंट और इमिग्रेंट में क्या डिफरेंस है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे और चीज़ क्या दे रखी थी? इमिग्रेशन व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री एंड एमिग्रेशन व्हेन अ पर्सन लीव्स अ कंट्री। तो जो कंट्री हम छोड़ रहे थे उस कंट्री के लिए हम क्या होते हैं? एमिग्रेशन मतलब एमिग्रेंट्स। और जिस कंट्री से हम मतलब जिस कंट्री में एंटर कर रहे थे उनके लिए होते हैं हम इमिग्रेंट। फिर हम यहाँ पे आगे देखते हैं कंट्रीज लाइक यूएस एंड अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दो मेजर कंट्रीज जहाँ पे बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स आते हैं। और साथ में यूके भी हो गया और अब कनाडा भी हो गया और कुछ हमारे यूरोपियन नेशंस है, उसमें भी बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स जाते हैं। फिर जो एमिग्रेंट के लिए अगर देखे जाए, जो मेजर एक कंट्री है सूडान, ये हमारी अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग यहाँ से मतलब बाहर निकले हैं, तो इस वजह से यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई। तो वो क्या है, वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, वहां से एमिग्रेट कर रहे हैं, मतलब वहां से निकल रहे हैं। फिर हम आगे देखते हैं, द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम लेस डेवलप्ड नेशंस टू मोर डेवलप्ड नेशंस। तो सिंपली जो हमारे डेवलपिंग नेशन या लेस डेवलप्ड नेशन है, वहां से हम डेवलपिंग नेशन की तरफ जाते हैं। ये मेन हमारा जो ट्रेंड है हमारा, क्या हालत है माइग्रेशन का, वो। फिर और जो दूसरा ट्रेंड है वो क्या, रूरल एरिया से अर्बन एरिया, इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। तो ये कुछ रीजन जिस वजह से माइग्रेशन होता है। फिर हम आगे देखते हैं, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो अब यहाँ पे दे रखा है केन्या के बारे में, जो एग्जांपल के हिसाब से हम पढ़ते हैं। केन्या का जो हमारा ग्रोथ रेट है और डेथ रेट है वो दोनों हाई है। कि मान लो एक एरिया है जो केन्या के अंदर, उसमें लोग मतलब 1000 में से मर भी बहुत ज्यादा रहे हैं, और जो क्या हालत है बर्थ ले रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं। तो यहाँ का जो डेथ रेट है वो भी हाई है, बर्थ रेट वो भी हाई है। फिर दूसरी कंट्री हमारी यूके। अब यूके में क्या है, यूके में जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी बहुत कम है। कि एक जगह पे बहुत ही कम लोग हमारे क्या बोलते हैं मर रहे हैं, और बहुत ही कम लोग क्या बोलते हैं नई लाइफ बर्थ हो रही है। तो ये भी कम है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो जो केन्या और यूके का है। तो अब यहाँ पे कुछ ये मेजर एरियाज दे रखे हैं कि जहाँ पे पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो कहाँ पे है। सऊदी अरेबिया में यहाँ पे ज्यादा है। ये हमारे और अफ्रीकन नेशन यहाँ भी बहुत ज्यादा है। फिर यहाँ पे ये हमारे एक कंट्री है लैटिन अमेरिका में, मतलब ये जो सेंट्रल अमेरिका में वहाँ भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से कुछ एरियाज़ है जहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा है अभी। तो हम अगर आगे आगे देखते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है, हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज। तो यहाँ पे क्या है पॉपुलेशन कंपोजिशन में, कि एक कंट्री कितनी पॉपुलेटेड कितनी क्राउडेड है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से अगर समझते हैं, कि मान लो एक क्लास में 30 लोग हैं। जब वो बच्चे सारे के सारे क्लास में आ जाते हैं, तो आपको मान लो जब हर एक बेंच फील्ड होगा तो ऐसा लगेगा कि बहुत भीड़ है। पर जब लोग कम आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो वो बहुत एम्प्टी लग रहा है। और सिमिलर तरीके से अगर मान लो ये 30 लोगों की क्लास एक बड़े ऑडिटोरियम में जाके बैठ जाती है, तो सिर्फ पूरा ऑडिटोरियम खाली लगता है कि बहुत खाली है। पर जब पूरा स्कूल आके बैठ जाता है तो ये भी भरा लगता है। तो ऐसा तो है नहीं कि जो मान लो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो हमारी जो भी हमारे पॉपुलेशन है उस पे डिपेंड कर रहा है, जो हमारी क्या कहते हैं डेंसिटी है। डेंसिटी मेजरली क्या है, वो हमारे जो एरिया है उस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड। तो यहाँ पे देख सकते हो बांग्लादेश और जापान में बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है, कि एक स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है उसमें बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। पर जो हमारा डिफरेंस है वो क्या है, कि बांग्लादेश अभी बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है एज कम्पेयर टू जापान। जापान बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, वहाँ पे मतलब आईटी फील्ड बहुत ज्यादा अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, बहुत अलग अलग फील्ड में बहुत ज्यादा डेवलप है। तो जो हमारी पॉपुलेशन है वो एक मतलब एक मेजर फैक्टर है एक डेवलपमेंट में, पर एक लौता फैक्टर नहीं है। कि ऐसा भी आप देख सकते हो, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है वो कम डेवलप्ड कंट्रीज है, जहाँ की पॉपुलेशन कम है वो ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है। फिर अगला जो टारगेट है वो है यहाँ पे, पीपल वेरी ग्रेटली इन द एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल। तो इन सब चीजों पे जो मान लो एक हमारा डेवलपिंग फैक्टर है वो डिपेंड करता है। कि मान लो जितनी हमारी लिटरेसी रेट होगा, जैसा हमारा हेल्थ फैसिलिटीज होंगी, उसका जैसा हमारा ऑक्यूपेशन होगा, जो हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी, कैसा इनकम होगा, उन सब पे डिपेंड करता है हमारा क्या ग्रोथ रेट। फिर पॉपुलेशन कंपोजिशन रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, कि एक जगह पे किस तरीके के कैसे लोग रह रहे हैं, वो हो जाता है पॉपुलेशन। अब ये अलग अलग चीजों पे डिपेंड कर सकता है। जैसे हो गया हमारा क्या बोलते हैं जेंडर बेस्ड हो गया, दूसरा हो गया हमारा एक तरीके से रिलीजन बेस्ड, फिर हो गया हमारा एज वाइज, इस तरीके से। फिर यहाँ पे देखते हैं इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री इज बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड। तो ये टर्म आपको याद रखना है, पॉपुलेशन पिरामिड। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है हम एक तो मेल और फीमेल में डिवाइड कर देते हैं पूरी पॉपुलेशन को, और दूसरा अलग अलग एज फैक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं।
अगर आप जैसे अब यहाँ पे देख रहे हो, ये पॉपुलेशन पिरामिड है किसी कंट्री का, तो यहाँ पे 0 से लेके 14 की एज वाले जो लोग हैं, वो मतलब ये जो परसेंटेज है वो दे रखी है कि बहुत ज़्यादा है। फिर बीच में जो हमारे बाकी 15 से 65 तक के वो हैं। फिर जो बाकी एल्डरली पीपल है वो बहुत कम है। तो ये क्या है? एक है ये पॉपुलेशन पिरामिड। ये चीज़ आपको जो टर्म है ये आपको याद रखना है। फिर हम इसी तरीके से जो पॉपुलेशन पिरामिड है इसका कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं केन्या का। तो अब केन्या में क्या है, या वैसे पॉपुलेशन पिरामिड देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा ऊपर नैरो है और नीचे वाइड है। तो के मतलब जो केन्या की सिचुएशन है वो कैसी है वो हम देखते हैं। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बोथ डेथ रेट एंड बर्थ रेट आर हाई। तो जहाँ पे डेथ रेट और बर्थ रेट हाई होगा, वहां पे कुछ इस तरीके का जो ग्राफ है वो बनेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि जैसे मान लो जो हमारी न्यू पॉपुलेशन है वो भी बहुत जल्दी जल्दी बर्थ ले रही है और बहुत ज़्यादा ले रही है। और जो ग्रोथ रेट है, वो कुछ इस तरीके से स्टीप नॉर्मली चल रहा है। पर अब क्या हो जा रहा है कि जब डेथ रेट भी ज़्यादा है, मान लो जो हमारा एडोलेसेंट है, वो उस फेज़ में ज़्यादा बच्चे पहुँच ही नहीं पा रहे। फिर जो मान लो जो एज अभी 60 है, उसके आगे सर्वाइव करना और मुश्किल हो जा रहा है, तो हमारी जो ओल्ड एज है, वहाँ पे भी बहुत कम लोग पहुँच पा रहे हैं, बहुत ही कम लोग। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक बहुत ही नैरो सा जो हमारा पॉपुलेशन पिरामिड है, वो बन रहा है। तो ये केन्या के लिए ये तब बनता है जब हमारी क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट भी हाई हो और डेथ रेट भी हाई हो, तब इस तरीके का ग्राफ बनता है। फिर हम अगले ग्राफ पे आते हैं, अगला ग्राफ ये है। तो आप देख सकते हो ये हमारा जैसे वहां से जो हमारा केन्या था नीचे बहुत ज्यादा वाइड था और ऊपर आते आते बहुत ज्यादा नैरो हो गया था। पर अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया में नीचे भी बहुत ज्यादा वाइड नहीं है और ऊपर भी बहुत ज्यादा नैरो नहीं है। एक तरीके से ये एवरेज ग्राफ है। तो इंडिया का एवरेज ग्राफ क्यों है? क्योंकि हमारी जो डेथ रेट है वो भी कम मतलब कम है और जो हमारा बर्थ रेट है वो भी ठीक ठाक है। तो इस वजह से जो हमारे क्या बोलते हैं लाइव बर्थ ले रही है, वो भी मान लो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। और जो हमारा डेथ रेट है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। इस वजह से आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी पॉपुलेशन हमारी ओल्ड एज की भी है। फिर जो हमारे तीसरा एग्जाम्पल है वो है हमारा जापान का। तो जापान एक मतलब बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है आज के टाइम पे, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिफरेंट मतलब एक तरीके से बिहेव कर रही है। तो यहाँ पे हम अगर हम देखते हैं तो जापान में हो क्या रहा है, जापान में जो न्यू बर्थ्स ये बहुत ही ज्यादा कम है। जब बहुत ही ज्यादा कम होंगे तो आप देख सकते हो कि जो मान लो एजिंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो जाएगी जो न्यू बर्थ है उनसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो 15 से 19 वाला जो एज ग्रुप है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो हमारे न्यू 0 to 15 है उससे। फिर और क्या हो रहा है, अब मान लो यहाँ पे जो डेथ रेट है वो भी कम है, मतलब यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो बहुत अच्छी है। तो जो भी एक इंसान है वो ग्रो कर जा रहा है और बहुत ज्यादा लाइफ के लिए जी रहा है। जब बहुत ज्यादा लाइफ के लिए जिएगा वो, तो जो हमारा डेथ रेट है वो भी मिनिमम हो जाएगा, तो डेथ रेट भी मिनिमम हो जाएगा। तो ये ग्राफ बहुत ऑकवर्ड सा बनता है कुछ इस तरीके से। तो जो तीनों ग्राफ है उनका मेन क्या है, अगर डेथ रेट हाई भी हो, डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई होगा तो बहुत नैरो सा ग्राफ बनेगा ऊपर और नीचे होगा वाइड। अगर ऐसा होगा डेथ रेट भी थोड़ा मतलब कम है और ग्रोथ रेट भी ठीक ठाक है, तो आपका ऐसा ग्राफ बनेगा कि ऊपर ना ज्यादा नैरो, नीचे ना ज्यादा वाइड हो। फिर अगर आपका मान लो आपकी जो डेथ रेट है बहुत कम है और बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा कम है, तो आपका ये बहुत अनइवन सा जो ग्राफ है वो बन सकता है कि जहाँ पे आपकी जो यंग पॉपुलेशन है ये भी बहुत ज्यादा कम है। तो ये हो जाएगा हमारा जापान का एग्जाम्पल। तो ये जो हमारी चीज थी आपको याद रखनी, ये क्या था, पॉपुलेशन पिरामिड। और हमने तीनों एग्जांपल देख लिए कि कैसे कैसे ये मान लो फैक्टर करता है डेथ रेट, बर्थ रेट, मतलब किस तरीके का ग्राफ बनेगा अगर हाई डेथ रेट होगा या लो डेथ रेट होगा, हाई बर्थ रेट होगा या लो बर्थ रेट होगा। तो इस चैप्टर में हमने ये पूरी चीज अच्छे से पढ़ी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड। यहाँ पे कि कौन कौन सी मान लो कंट्रीज है उनमें कैसा पॉपुलेशन हो सकता है, किस किस चीज पे जो हमारा पॉपुलेशन है वो डिपेंड करता है, ये सब। तो अब हम आगे चलते हैं और जो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं विच डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रिफर टू। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता क्या है? तो इनका सिंपली मतलब होता है द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस अ गिवन एरिया। तो एक बड़े से एरिया में कैसे कैसे लोग मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो होता है हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अगला है विच आर द थ्री फैक्टर दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज क्या क्या मतलब रीजन थे, वो था हमारा एक डेथ रेट, एक था हमारा ग्रोथ रेट मतलब बर्थ रेट, और उसके बाद तीसरा क्या था, तीसरा था हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन। तो यहाँ पे बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, ये हो गया हमारा आंसर। फिर अगला इन 1999 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच। तो 99 में कितना हो गया था हमारा 6 बिलियन। 1 बिलियन कब हुआ था, 1 बिलियन था 1804 में। फिर क्या बोलते 3 बिलियन कब हुआ था, 3 बिलियन था 1959 में। उसका 6 बिलियन कब हो गया, 1999 में। और इसी तरीके से हमारा 2023 के आसपास हमारा क्या हो गया, 8 बिलियन हो गया हमारी जो पॉपुलेशन है वो। फिर अगला आगे जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द पॉपुलेशन पिरामिड। तो पॉपुलेशन पिरामिड क्या था, अ ज्योग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एज सेक्स कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन।
तो आप देख सकते हो कि अलग एज वाइज और सेक्स वाइज मतलब मेल फीमेल जेंडर वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो हम क्या आते एक तरीके से ग्राफ में दिखाते हैं, तो वो होता है हमारा पॉपुलेशन पिरामिड। तो आपका आंसर हो गया ये। तो बाकी जो क्वेश्चन है आप खुद कर लेना, ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। तो आई होप सो आपको ये जो सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। अगर अब तक आपने वो ज्वाइन नहीं करा तो वो ज्वाइन कर लेना, ताकि आप डायरेक्टली इससे गो थ्रू कर लो और आपको पूरी एनसीईआरटी दोबारा से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।